What is Supreme Court collegium system in India? In this article, we will discuss various provisions of a collegium system. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. What is collegium system for judicial appointment? Judicial appointment के लिए collegium system क्या है? हायर जुडिशरी जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। इंडिया के अंदर जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम के अंडर हायर जुडिशरी जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। द कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ऑन अपॉइंटमेंट, एलिवेशन एंड ट्रांसफर्स ऑफ जजेस। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर मेनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस इसके अंदर कंप्राइज होते हैं, और जजेस का अपॉइंटमेंट, एलिवेशन एंड ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम सिस्टम ही वर्क करता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म कॉलेजियम इज नॉट मेंशन्ड बट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉलेजियम टर्म मेंशन नहीं है, बट जुडिशियल प्रोनाउंस के थ्रू इस सिस्टम को इंडियन जुडिशरी में एस्टेब्लिश किया गया है। व्हाट आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 लैंडमार्क जजमेंट आए हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट जजेस केस, ये जो जजेस केस हैं ये मेनली कॉलेजियम सिस्टम के एवोल्यूशन से रिलेटेड है, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट जजेस केस 1981, फर्स्ट जजेस केस 1981 का केस है। द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। 1981 का जो फर्स्ट जजेस केस था, इस जजेस केस के अकॉर्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स से रिलेटेड जो प्राइमेसी गिवन किया गया था वो एग्जीक्यूटिव को गिवन किया गया था। इट मींस 1981 के नेक्स्ट 12 ईयर के लिए यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स के लिए एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर प्राइमेसी गिवन किया गया था। It declared that the primacy of the Chief Justice of India's recommendation on judicial appointment and transfer can be refused for cogent reasons। इस जजमेंट के अंदर यह डिक्लेयर किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर से रिलेटेड, उन्हें एग्जीक्यूटिव के द्वारा रिफ्यूज किया जा सकता है। सेकंड जजेस केस 1993, सेकंड जजेस केस जो आता है वो 1993 में आता है। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मीन कॉन्करेंस। 1993 के सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन करती है। कोर्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। द रूलिंग एस्टेब्लिश्ड दैट इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द सीजेआई द लेटर्स ओपिनियन वुड प्रिवेलेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया था इस केस के अंडर, वो ये था कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बिटवीन अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो यहाँ पर सीजेआई का जो ओपिनियन होगा वो प्रिवेल होगा। It added that it was not the CGI's individual opinion but an institutional opinion formed in consultation with the 2 senior most judges in the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अंदर ये भी ऐड किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो भी इंडिविजुअल ओपिनियन है वो ओनली इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है, और इस ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के ओपिनियन भी इंक्लूड होते हैं। थर्ड जजेस केस 1998, Supreme Court on the President's reference Article 143 expanded the collegium to a 5-member body comprising the CGI and 4 of his senior most colleague। थर्ड जजेस केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम की जो मेंबरशिप है उसको एक्सटेंड किया है। पहले जहाँ पर सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, अब यहाँ पर सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज के द्वारा यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड किया गया। वहीं प्रेसिडेंट का रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन है। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह ले सकता है। It mandated that transfer recommendation be made by the CJI in consultation with the 4 senior most judges। थर्ड जजेस केस के अंडर ये डिक्लेयर कर दिया गया, मैंडेट कर दिया गया है कि जो भी जजेस का यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा उस ट्रांसफर के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस पहले रिकमेंडेशन गिवन करेंगे, उसके बाद ही ट्रांसफर्स किए जा सकते हैं।
Fourth Judges Case 2015, National Judicial Appointment Commission Act of 2014 and 99th Constitutional Amendment Act of 2014 has replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judicial Appointment Commission. 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया जाता है और इसके लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराया जाता है, बट 2014 में इसके कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यहाँ पर टेकिंग किया जाता है सो दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सके। इट मीन्स फोर्थ जजेस केस के अंदर यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जाता है और यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC लाया जाता है। But in 2015, the Supreme Court declared about the 99th Constitutional Amendment as well as the NJAC Act as void and unconstitutional in this fourth judge's case. फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को यहाँ पर वर्ड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था 2014 में उसको भी वर्ड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। Consequently, the earlier collegium system became operative again. 2015 के बाद कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा से ऑपरेटिव कर दिया जाता है। What happened to the National Judicial Appointment Commission Act? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट के साथ क्या हुआ या क्या था ये एक्ट? To address concern over the collegium system's opacity, government in 2014 proposed reform to judicial appointment through NJAC. कॉलेजियम सिस्टम की ओपेसिटी से रिलेटेड वेरियस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 2014 में जुडिशियल रिफॉर्म के नाम पर यहाँ NJAC लॉन्च किया। NJAC के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट यहाँ पर इंश्योर किए गए। In August, the Parliament enacted the Constitution 99th Amendment Act 2014 and the NJAC Act 2014, establishing an independent body to replace the collegium system for appointing judges to the Supreme Court and High Court. 2014 में पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन 99 अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है, NJAC एक्ट पास किया जाता है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो कॉलेजियम सिस्टम के साथ रिप्लेस की गई थी सो दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सके। The NJAC was to be chaired by the CJI and include two senior-most Supreme Court judges, the Union Law Minister, and two eminent civil society members. One would be nominated by a panel comprising the CJI, PM, and leader of opposition in the Lok Sabha, while the other had to be belong to the SC, ST, OBC और be a woman. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि NJAC के अंडर जो मेंबर्स हुआ करते थे, कौन कौन मेंबर हुआ करते थे। बात अगर चेयरमैनशिप की जाए तो NJAC के अंडर CJI हुआ करता था, टू सीनियर मोस्ट जजेज भी इसके मेंबर हुआ करते थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर इसके मेंबर हुआ करते थे, टू एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी इसके कंप्राइजिंग करते थे। टू एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर्स की अगर बात की जाए तो ये कौन कौन मेंबर हो सकते थे? वन वुड बी नॉमिनेटेड बाय पैनल कंप्राइजिंग द CJI, PM एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा, व्हाइल द अदर हैड टू बी बिलोंग टू द SC, ST, OBC और बी अ वुमेन। टू एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक मेंबर जो होगा वो एक पैनल के द्वारा चूज किया जाएगा। पैनल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, PM एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन सभी के द्वारा चूज किया जाना। दूसरा जो मेंबर चूज किया जाता था वो SC, ST, OBC या वुमेन में से चूज किया जाना था। इट मीन्स NJAC को अगर देखा जाए तो ये अपॉइंटमेंट का एक बेटर एक पैनल था। The amendment passed in Parliament with near complete consensus and was subsequently ratified by 16 state legislature. NJAC के लिए जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा वो पास किया जाता है और कंप्लीट कॉन्सेंसस के बेस पर उसको पास किया जाता है। बाद में 16 लेजिस्लेचर के द्वारा भी इसको रेक्टिफाई करा लिया जाता है। इट मीन्स ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराया जाता है। However, within days of its enactment, the law was challenged before the Supreme Court. ये जो लॉ था जो सुप्रीम कोर्ट के बिफोर इसको चैलेंज किया जाता है। Why NJAC was abolished by Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा NJAC को अबोलिश क्यों किया गया? The primary contention was the veto power granted to any two dissenting NJAC members. जो मेन यहाँ पर कंटेंशन था वो ये था कि NJAC के ऑल मेंबर्स में से अगर कोई भी टू मेंबर डिसेंटिंग शो करते हैं तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन टेकिंग नहीं लिया जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर टू डिसेंटिंग मेंबर्स को वीटो पावर दी गई थी, पोटेंशियली अलाउइंग द लॉ मिनिस्टर एंड द टू एमिनेंट मेंबर्स टू ओवरराइड द जुडिशरीज मेजॉरिटी विद इन द कमीशन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को डाउट ये था कि कोई भी टू मेंबर यदि लॉ मिनिस्टर एंड टू एमिनेंट मेंबर में से अगर
डिसेंटिंग शो करते हैं तो जुडिशियरी का मेजॉरिटी यहाँ पर ओवरराइड होता है और ये कहीं न कहीं जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर एक अटैक हो सकता है। और October 16, 2015, a five-judge bench ruled with a 4:1 majority that the NJC was unconstitutional and violated the basic structure of the Constitution. 2015 को 5 जज बेंच का एक जजमेंट आता है। 4:1 मेजोरिटी के हिसाब से जजमेंट होता है। इस जजमेंट के अंदर एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के इसको अगेंस्ट माना जाता है। The bench underscored that the veto power with the law minister or with non-judge members as against a Supreme Court judge who is a member of the collegium may involve interference with the independence of the judiciary. बेंच ने ये अंडरस्कोर किया कि लॉ मिनिस्टर और नॉन जज मेंबर्स को अगर ये वीटो पावर दिया गया है तो इस सुप्रीम कोर्ट की कहीं न कहीं जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी में एक इंटरफेरेंस हो सकता है। हाउ आर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड? सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ क्या है, क्या कंपोजिशन है? ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट हैड 8 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जज हुआ करते थे जिसमें 1 चीफ जस्टिस हुआ करता था एंड 7 अदर जज हुआ करते थे। ओवर द टाइम पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। करंटली सुप्रीम कोर्ट हैव 34 जजेस, 1 सीजे एंड 33 अदर्स। ओवर द टाइम पार्लियामेंट के अंदर नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज हुआ। करंट में टोटल 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि जिसमें 1 सीजेआई एंड 33 अदर जजेस होते हैं। व्हाट आर क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज? जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए? अंडर आर्टिकल 124(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ ही और शी यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। आर्टिकल 124(3) के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इफ ही और शी बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का सिटीजन है। मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स और एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर। अगर कोई भी पर्सन हाई कोर्ट के अंदर एट लीस्ट 5 ईयर्स के लिए जज रहा है या 10 ईयर्स के लिए, एट लीस्ट 10 ईयर्स के लिए वो किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा है। मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। व्हाट इज अपॉइंटमेंट प्रोसेस? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 134 के अकॉर्डिंग किया जाता है। द प्रेसिडेंट कंसल्ट विद जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू मेक इन्फॉर्म्ड अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करता है। ओथ प्रोसेस। एवरी अपॉइंटेड जज मस्ट टेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और एन अपॉइंटेड पर्सन। एवरी अपॉइंटेड जज जो होता है वो प्रेसिडेंट और अपॉइंटेड पर्सन के बिफोर ओथ टेकिंग करता है। द ओथ इंक्लूड्स कमिटमेंट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर। ओथ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का कमिटमेंट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कमिटमेंट एंड विदाउट फियर और फेवर ड्यूटी परफॉर्म करने की यहाँ पर ओथ टेकिंग की जाती है जजेस के द्वारा। प्रोविजन ऑफ टेन्योर एंड रेजिग्नेशन। टेन्योर कितने ईयर का होता है? रिजाइन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है? नो प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एज लिमिट फॉर अ जज अपॉइंटमेंट। जज के अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एज फिक्स नहीं है। सर्विसेज अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 ईयर्स तक की एज तक वो सर्विस गिवन कर सकते हैं। मे रिजाइन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स बाय टेंडरिंग दियर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को गिवन किया जा सकता है बिफोर 65 ईयर्स। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी एंड अलाउंस के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है? ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइन सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन से रिलेटेड प्रोविजन पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जा सकते हैं। ऑल आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जितना भी सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, लीव एंड पेंशन गिवन किया जाता है इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से इन्हें ये गिवन किया जाता है। व्हाट आर पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस? पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर क्या क्या होते हैं? अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन एनी कोर्ट इन इंडिया और प्लीडिंग बिफोर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिसिंग करने से प्रोहिबिट किया गया है।
साथ ही गवर्नमेंट अथॉरिटी के बिफोर उसको प्लेडिंग करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 128, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द सीजीआई विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 128 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर दोबारा से कॉल बैक किया जा सकता है और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन टेकिंग करनी होगी। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रिमूवल प्रोसेस क्या है? कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी और ये तभी हो सकता है जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट मिसबिहेवियर प्रूफ हो जाता है, इनकैपेसिटी प्रूफ हो जाती है। रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज रिक्वायर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा सपोर्ट की गई पार्लियामेंट के ईच हाउस के द्वारा इसको एड्रेस किया जाना चाहिए रिमूवल प्रोसेस को। स्पेशल मेजोरिटी मींस अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर यहाँ पर टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी होना चाहिए एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 मेजोरिटी यहाँ पर होना चाहिए। ओनली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटिंग द एड्रेस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूविंग द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज। किसी भी जज के अगेंस्ट मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी से रिलेटेड अगर प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है एंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या प्रोसेस होगा इससे रिलेटेड प्रोविजन करने का राइट यहाँ पर पार्लियामेंट को ही गिवन किया गया है। दिस इज PYQ related to this article with reference to the Indian judiciary consider the following statement। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट नंबर 1, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2, a high court judge in India has the power to review its own judgment as the supreme court does। This statement also true, so correct option is C, both 1 and 2। This is mains related question. Critically examine the Supreme Court's judgment on National Judicial Appointment Commission 2014 with reference to appointment of judges of higher judiciary in India। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। Thanks for